हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपीडिया टुडे। आज हम पढ़ेंगे CC2 का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट 4 और जो है हमारा पर्सनालिटी थ्योरी से रिलेटेड, जिसमें फ्रायड थ्योरी और एरिक्सन की थ्योरी मैंने इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो बिना देर के चलते हैं, फ्रायड थ्योरी और एरिक्सन की थ्योरी है, इसको हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज फ्रायड साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो फ्रायड एक इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड और ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये साइको एनालिसिस करते थे बच्चों पर, और इनके वजह से ही हम आज का बच्चों का बिहेवियर समझ पा रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर में बच्चों को कैसे हैंडल आउट करना है। सो उनका कहना था कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड 3 लेवल्स का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी 3 तरह की होती है और साइको सेक्सुअल की स्टेजेस भी बताए उन्होंने। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में कहा कि हमारा जो माइंड है वो एक आइसबर्ग की तरह है। मतलब ऊपर का जो लेवल है, ये जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, इसमें हमारे जो थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में हैं, ये वो है कॉन्शियस माइंड में। उसके बाद आता है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड। तो प्री कॉन्शियस माइंड जो याद आ सकता है थोड़ा एफर्ट्स डालने पर। और सबसे नीचे है सबसे बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जिसमें हमारी हिडन डिज़ायर्स होती हैं, कुछ भी हमारी बुरी आदतें, बुरी ट्रॉमास, हमारे डर और मेमोरीज वहाँ उसमें छुपी हुई होती है, हिडन होती है। सो अब हम देखेंगे कि ईगो, सुपर ईगो और आईडी के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में उन्होंने क्या बताया। तो फ्रायड की जो थ्योरी थी, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा कि आईडी होती है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। सो आईडी जो है वो बाय बर्थ है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ही होता है। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्लेजर के प्रिंसिपल पे। प्लेजर, उसको तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, उसमें बिल्कुल समझ नहीं होता। 0 से 1 साल का बच्चा ज़्यादा समझदार नहीं होता बिल्कुल, उसको तुरंत सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। इट मीन्स इसे ऐसे समझिए कि कोई बेबी है छोटा, उसको दूध चाहिए तो वो तब कल तक का वेट नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा मम्मी क्या कर रही है, उसको तुरंत ही चाहिए, उसको तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहिए। ओके। इसके बाद ईगो है। तो ईगो इज रियलिटी प्रिंसिपल। तो ये ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड पर डेवलप होता है ये। कैसे होता है कि आप समझिए कि थोड़ा सा कॉन्शियस होता है कि हाँ ठीक है, ये हो रहा है तो ठीक है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम भूखे हैं, यू आर हंग्री बट वेट अंटिल लंच टाइम टू ईट। अगर हम भूखे हैं लेकिन फिर भी हम लंच टाइम तक का वेट कर सकते हैं, तो ये ईगो है। इसके बाद आएगा सुपर ईगो। ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, सोसाइटी की नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करता है। लाइक कि यू फील गिल्टी आफ्टर लेइंग योर सुपर ईगो इज एक्टिव। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं यार, ये मैंने उसे कह दिया बट ये बहुत गलत कहा मैंने उसे, आपने गिल्ट फील किया, देन इट इज सुपर ईगो। ओके। तो तीनों ही एक चीज समझिएगा कि ईगो जो है आईडी और सुपर ईगो के बीच का बैलेंस बनाता है। ओके। बैलेंस बनाता है, और अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फ्रायड ने 5 थ्योरीज दी है, 5 स्टेजेस ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट्स के दिए हैं कि साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होता है। सो फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज। तो ओरल स्टेज 0 से 1 ईयर तक का होता है, जिसमें सिर्फ माउथ से सेटिस्फेक्शन लिया जा रहा है। ओके। माउथ से सेटिस्फेक्शन की छोटा बेबी है, 0 to 1 ईयर का बेबी है, वो फीडिंग पे डिपेंडेंट होता है। और क्या बोलते हैं कि उसको जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ मुंह से ही उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेकेंड वन इज एनल स्टेज, 1 से 3 साल का होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने ऑर्गन्स पे कंट्रोल करना सीखता है। ओके। टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, कंट्रोल करता है अपनी बॉडीज पे, के ऑर्गन्स पे, और इंडिपेंडेंस आती है उसमें। फैलिक स्टेज है जो 3 से 6 साल के बच्चे में होता है। जेनिटल्स होते हैं, लाइक कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस बॉयज में होते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने अपोजिट जेंडर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। जैसे कि बॉय है वो अपने मदर को अपना मतलब अच्छा समझता है और अपने फादर को राइवलरी समझता है। गर्ल है अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, अपनी मदर को राइवलरी समझती है। सो इसमें जेनिटल और जेंडर के बारे में बच्चा सीखता है, जेंडर आइडेंटिफाई कर पाता है। लेटेंसी स्टेज इज लाइक कि इसमें जेनिटल्स बिल्कुल लेटेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नो एरोजीनियस फोकस। एरोजीनियस मीन्स दो दूसरे ही जेंडर, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन। तो इसमें नो एरोजीनियस फोकस होता है। इसमें बच्चा सिर्फ अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करता है
और सिर्फ उन पे ही ध्यान देता है। ओके, लर्निंग पे ध्यान देता है। फिफ्थ वन इज जेनिटल स्टेज। अब फिर से बच्चा क्या होता है 12+ ईयर्स में, 12 साल के बाद वो फिर से अपने जेनिटल्स पर ही फोकस करता है, मतलब अदर जेंडर पर फोकस करने लगता है, अपोजिट जेंडर पर, लेकिन मैच्योर तरीके से, लाइक कि वो एडल्ट रिलेशनशिप बनाता है, कोई रिलेशनशिप्स बनाने लगता है, मैच्योर कोई मैच्योरिटी से चीज़ें करने लगता है, समझने लगता है, ओके, लव अफेक्शन शो करने लगता है। तो ये 12+ ईयर के बाद होता है। ओके, सो अब ये जो पांचों स्टेज है, इसमें शुरू बच्चा 0 से लेकर के 12+ ईयर सिर्फ एडल्ट तक का ही फ्रायड ने थ्योरी दी थी। ओके, इसमें ध्यान रखिएगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रायड ने थ्योरी दी डिफेंस मैकेनिज्म की। सो डिफेंस मैकेनिज्म और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इसका। डिफेंस मैकेनिज्म इज लाइक कि जब ईगो ईगो बीच का ब्रिज है, आईडी और सुपर ईगो का, और सुपर ईगो के बीच का, तो जब ईगो आईडी और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस नहीं बना पाता, तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स काम करते हैं। ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस माइंड उसको क्रिएट कर देता है, हमें पता नहीं होता, ना बच्चे को पता होता है। सो फर्स्ट वन इज रिप्रेशन। रिप्रेशन इज लाइक कि जब कोई पेनफुल मेमोरीज होती है बच्चे के दिमाग में, तो वो उसको क्या करता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड में पुश कर देता है और भूल जाता है। सेकेंड वन इज डिनायल। डिनायल में क्या होता है, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए कि कोई किसी का बहुत चाहने वाला खत्म हो गया, कोई भी इंसान हो, तो कुछ आने वाला खत्म होगा, तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई कुछ नहीं हुआ है। ओके, एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है, उसका कहना ही होता है कि नहीं, मैंने तो पेपर अच्छे दिए थे, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, बट उन्होंने पेपर ही गलत तरीके से चेक किया। सो दिस इज डिनायल मोड। सेकंड, नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज लाइक कि हमारी फीलिंग्स को किसी अदर पे ब्लेम करना। कि कोई क्लास में बच्चा है, उसके मन में है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, उसके मन में है वो ऑलरेडी, बट वो कहता क्या है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। उसके बाद हम देखेंगे रिग्रेशन। रिग्रेशन इज लाइक कि गोइंग बैक टू चाइल्डिश बिहेवियर अंडर स्ट्रेस। ओके, गोइंग रिग्रेशन इज लाइक कि अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर करने लगते हैं। या तो हम खूब हंसने लगेंगे अचानक से, या तो कोई 8 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा कि रोना शुरू कर देगा बच्चों की तरह, कि वो चीज़ नहीं मिली तो वो रोना शुरू कर, उसको ये चीज़ हो गई तो वो रोना शुरू कर, तो ये रिग्रेशन है। ओके, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज लाइक कि चैनलिंग नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एक्टिविटीज। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो बच्चे का गुस्सा है, जो नेगेटिव एनर्जी, वो उसको पॉजिटिव एनर्जीज में लगाता है, लाइक कि वो गुस्सा हो गया तो उसको अब वो ड्राइंग बनाना चाह रहा है। कुछ बॉयज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनको गुस्सा आ रहा है, वो क्या करेंगे, या तो जिम वगैरह चले जाएंगे, या तो कुश्ती वगैरह करेंगे, या तो गेम्स वगैरह खेलेंगे दोस्तों के साथ। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी में लेके आना। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है फ्राइड की तरफ से, कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनका कहना है कि जो 0 से 6 साल की उम्र पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही क्रुशियल है, तो क्लासरूम को हमें सेफ नॉन थ्रेटनिंग बनाना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग डिफेंस मैकेनिज्म को समझ के हमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझ के उनको हैंडल करना होगा। रिप्रेस इमोशन कैन कॉज लर्निंग डिफिकल्टीज। रिप्रेस आ जाएगा कभी बच्चे को कि वो अपनी अनकॉन्शियस माइंड में सारे ट्रॉमास को सेव करने लगेगा, तो उसको दिक्कत होगी, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा पढ़ाई पे। सो इस टाइम पे टीचर को इम्पैथी शो करनी होगी बच्चे को, तो इम्पैथी से ही वो उसको डील आउट कर पाएंगे। ओके, कई बार उनके एक्शन में कोई डीपर इमोशनल रीजन होता है, सो इसको समझ के ही टीचर को आगे उसके पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। सो कंक्लूजन इज दैट फ्रायर थ्योरी वाज रिवॉल्यूशनरी। उनका कहना ये था कि बहुत ही जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारी जो चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एडल्ट पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेंगी। सो एग्जाम के लिए 3 चीज़ें याद रखिए कि जो आईडी है वो प्लेजर के लिए है, ईगो है रियलिटी के लिए, रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सुपर ईगो है जो मोरालिटी पर बेस्ड है। इसके थ्रू आप आंसर की राइटिंग करिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम बात करेंगे सेकेंड थ्योरी की, जो हमारे एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्रायड का साइको एनालिटिकल था और एरिक्सन का साइको सोशल है।
सोशल साइको एनालिटिकल तो ये है कि उसका खुद का एनालिसिस किया हुआ है उन्होंने, कि बच्चे का जो एनालिसिस डेवलपमेंट का एनालिसिस है वो सिर्फ बच्चे के इंडिविजुअल लेवल पर किया है, लेकिन एरिक्सन्स ने क्या किया है सोशल लेवल पे। उनका कहना है कि पूरी सोसाइटी अफेक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट को। सो ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका पूरा नाम एरिक एरिक्सन है। फ्रॉयड और एरिक्सन के बीच में रिश्ता ये था कि फ्रॉयड के स्टूडेंट थे एरिक्सन, और एरिक्सन बहुत सारी चीज़ों को अपोज करते हैं। उनका मानना है कि भाई इंसान बचपन से लेके मरते दम तक सीख सकता है, और इसीलिए उन्होंने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस भी बताई हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि कैसा क्या है। ओके, तो एक बड़ा फ़र्क देखिएगा कि फ्रायड ने सिर्फ़ चाइल्डहुड देखा है और एरिक्सन ने पूरी ज़िंदगी देखी है, इस तरह से याद रखिएगा। इसमें देखिएगा कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है कि ईच स्टेज हैज़ अ क्राइसिस बिटवीन 2 अपोजिंग फोर्सेस। एरिक्सन ने कहा कि हर स्टेज में कुछ ना कुछ, बच्चे के हर डेवलपमेंट के स्टेज में कुछ ना कुछ क्राइसिस है, और उसको अपोज़ करने का फ़ोर्स भी है। वो अपोज़ भी करते हैं, और अपोज़ करने के बाद अगर वो बहुत अच्छे से उसको जीत लेते हैं, उसे हासिल कर लेते हैं, तो एक वर्च्यू बनता है, और वर्च्यू वो पर्सनैलिटी में हमेशा रहती है, क्योंकि इसको अफेक्ट कौन करते हैं, सोसाइटी, फैमिली, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, और शेप आउट भी यही लोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या-क्या स्टेजेस थी उनकी। तो पहला स्टेज देखिएगा, एरिक्सन का फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। है कि 0 से 1 साल का बच्चा है, अगर केयर गिवर कंसिस्टेंट और केयरिंग है, लाइक मदर उसकी केयर गिवर हुई ना, तो वो कंसिस्टेंट है, मतलब जब भी रो रहा है दूध पिला रही है, या फिर कुछ भी रो रहा है तो देख रही है कि अरे क्या होगा क्या होगा, तो बेबी इसमें क्या ट्रस्ट डेवलप करता है कि मैं रोऊंगा वो आएंगे, तो उसको ट्रस्ट है कि मैं रोऊंगा तो वो आ ही जाएंगी। ओके, वर्च्यू क्या मिला उसको, होप, उम्मीद मिल गई उसे, वर्च्यू हासिल हो गया उसको, होप मिल गया, वो जीत गया इस चीज से, तो उसको होप मिल गई। ओके, और अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ना हम, तो ये मिसट्रस्ट आ जाएगा। तो इसका जो की फैक्टर है वो कौन है, मदर, की एजेंट जो है उसकी। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो 1 से 3 साल का बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ऑफकोर्स, कि उसको वॉशरूम आई तो वो खुद से जाके करे। तो सपोर्टिव पेरेंट्स हैं तो ऑटोनॉमी आती है, और अगर ओवर कंट्रोलिंग है तो शेम हो जाता है। सपोर्टिव है कि हाँ ठीक है, सपोर्ट किया उसकी वो आदतों में, तो इट विल बी गुड फॉर दैट चाइल्ड। और अगर कंट्रोलिंग करने लगे तो वो उसको डाउट और शेम में उसको वर्च्यू हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ को वो जीत लेता है, बच्चा अगर कर लेता है, तो वो विल पावर, उसकी विल वर्च्यू वो ले लेता है, उसको विल वर्च्यू आ जाती है। एजेंट कौन है इसका, पेरेंट्स है, पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे इसमें। थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये जो है 3 से 6 साल का बच्चा है उसके लिए है। 3 से 6 साल का बच्चा क्या खुद का प्लान बनाता है, गेम्स खेलने के लिए खुद को एंकरेज करना होता है। तो होता क्या है कि जब वो कोई चीज़ कर रहा है, उसको अगर एनकरेज किया कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, तो वो इनिशिएटिव हो जाता है उसके लिए, और वो पर्पस उसका वर्च्यू बन जाता है। लेकिन अगर क्रिटिसाइज किया तो उसके अंदर गिल्ट, अरे ये इन्होंने बोल दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज़ होती है इसमें। सबसे बड़ा एजेंट होता है फैमिली। फैमिली इस चीज़ को शेप आउट करती है। फोर्थ वन इज इंडस्ट्रीज वर्सेस इंफीरियरिटी। तो 6 से 12 साल का बच्चा स्कूल एज में आ गया बिल्कुल। ये टीचर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। बच्चे को प्रेज़ और सक्सेस मिले तो इंडस्ट्री डेवलप होती है। मतलब अगर वो हर एग्ज़ाम में पास हो रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन उसने इंडस्ट्री आगे डेवलप कर ली, कॉम्पिटेंस फ़ील करने लगा, वर्च्यू कौन सा आ गया, कॉम्पिटेंस, कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। अगर उसको रिपीटेड फेलियर्स, कम नंबर आने लगे, फेल होता रहा, तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसके अंदर। तो सब इसमें सबसे ज़्यादा कौन एजेंट हुआ, टीचर और पीयर्स। ओके, सब सारा सराउंडिंग में तो वही है उसके ना। सो टीचर के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेज था वो स्टेज 4 ही है, और 5 भी आएगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो स्टेज है इसी पे टीचर और स्कूल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, देन फर्स्ट फिफ्थ स्टेज इज आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। सो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन ये है कि 12 से 18 साल का बच्चा है। ओके, एडोलसेंस है वो, सबसे फेमस स्टेज है। टीनेजर पूछता है कि हु एम आई, मेरे में क्या हूँ, मेरा करियर, वैल्यूज, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करता है। अगर उसको क्लियर आइडेंटिटी मिले तो फिडेलिटी डेवलप होती है। ओके, क्लियर आइडेंटिटी मिल गई, हाँ यस आई एम दिस दिस दिस। ओके, मैं ये हूँ, मेरे पेरेंट्स ये हैं ये। ओके, मेरे फ्रेंड्स मेरा ये थोड़ा सा बना के रखा है मैंने,
मेरे को मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, देन इट इज़, तो उसमें फिडेलिटी आती है। और अगर नहीं हुआ तो सेल्फ कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं बच्चे में। स्टेज 6 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये एडल्ट्स के ऊपर, एडल्ट एज की बात हो रही है अब इसमें, कि 18 से 40 साल का जो यंग अडल्टहुड है हमारा, वो आ जाता है। इसमें अगर हम क्या करते हैं कि इंटीमेसी बनने लगती है, डीप रिलेशनशिप बनने लगते हैं, तो हम इसमें क्या होगा, लव फील करने लगेंगे। लेकिन अगर डीप रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे तो एक फेलियर और एक आइसोलेशन और लोनलीनेस फील करेगा इंसान। ओके, इसमें सबसे बड़ा एजेंट है पार्टनर या फ्रेंड्स, हम दोनों में ही बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सेवेंथ स्टेज इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशंस। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन 40 से 65 साल के लोगों में होती है, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बच्चों को पालते हैं, ये जो सारा इस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, तो जनरेटिविटी होती है वो। और अगर ये अच्छी हो गई तो इनको केयर मिल जाती है, दूसरों से भी मिल जाती है केयर, खुद भी केयर करते हैं। और अगर नहीं हुए तो फिर स्टेग्नेशन होने लगता है, अकेलापन सा। ओके, तो इसका एजेंट है हाउस होल्ड और वर्क, काम में ये सब चीज़ें होती है, और घर में भी, घर में काम कैसे चल रहा है उस पर भी चीज़ें अफेक्ट करती है। एट एंड लास्ट वन इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। सो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसकी 65 साल का इंसान है, अब वो अपने आगे के फ्यूचर के बारे में तो क्या ही सोचेगा, बट वो अपना पुरानी जो सेटिस्फेक्शन है, अपनी पूरी लाइफ है, उसको देखता है। ओके, और उसमें उसे पता चलता है कि भाई अपनी ज़िंदगी में पीछे देखा और अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया तो विज़डम उसको हासिल हो जाती है, विज़डम वर्च्यू आ जाता है। और अगर नहीं तो वो डिस्पेयर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट मिलने मिलने लगता है उसको। ये सारे ऑल ह्यूमन काइंड्स में होता है। सो अब हम देखेंगे फ्रायड और एरिक्सन की जो कंपैरिजन है उसको एक तरह से देखेगा, कि जो फ्रायड का फोकस था वो साइकोसेक्सुअल था। ओके, साइकोसेक्सुअल था, और एरिक्सन का जो था वो साइकोसोशल था। साइकोसेक्सुअल इज इंडिविजुअल बेस्ड होता है, और साइकोसोशल इज ये पूरी सोसाइटी को लेके चल रहा है। तो फ्रायड ने 5 स्टेजेस दिए जो सिर्फ चाइल्डहुड के लिए थे, और एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए जो पूरी लाइफ में अप्लाई हुए और पूरी लाइफ से मिला। तो फ्रायड ने सोसाइटी को इग्नोर कर दिया, लेकिन एरिक्सन ने सोसाइटी को ही सेंट्रल रखा। ओके, ये कंपैरिजन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कि उन दोनों की थ्योरीज में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा बिल्कुल से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। सो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एवरीवन। ओके, जय हिंद।